फ्रेंड्स, वेलकम टू तरना पब्लिकेशन। मैं हूं आपके सामने मनीषा स्वामी और एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल तरना पब्लिकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी क्या होती है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसके पढ़ेंगे हम पार्ट्स, यानी कि सेल ऑफ पार्ट्स और सेल ऑर्गन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल के पार्ट और सेल के ऑर्गन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गन, यानी कि कोशिकाएं। कोशिकाएं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोशिकांग क्या होते हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं, जिससे कोशिका बनी हुई होती है, जिन अंगों से कोशिका का निर्माण होते हैं, उसे ही कोशिकांग कहते हैं। तो कुछ कोशिकांग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उनके नाम हैं। सबसे पहले है सेल वॉल, जिसके बारे में आप सभी को पता है, यानी कि कोशिका भित्ति। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड यानी कि लवक, उसके बाद में लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी जिसे कि आप कहते हैं गोल्जी कॉय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपृथ्वी जालिका। उसके बाद आता है राइबोसोम, फिर आता है क्रोमोसोम जिसे कि आप कहते हैं गुणसूत्र, फिर आता है सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय। उसके बाद आती है वॉक्यूल जिसे हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, और फिर आता है न्यूक्लियस, जो कि कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ये न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वनस्पति शास्त्र थे स्लाइडेन, तो उन्होंने कहा था कि जो पादप कोशिका होती है उसके चारों ओर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसलिए लेकिन जो स्वान थे, जो जंतु शास्त्र थे, उन्होंने कहा था कि जो जंतु होते हैं उनके चारों, जंतुओं की जो कोशिका होती है उनके चारों ओर कोई मोटी परत नहीं पाई जाती, इसलिए जो सेल वॉल होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि सेल वॉल जो होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल वॉल पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में जो कि एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो सेल वॉल बनी होती है दोस्तों सेलुलोज की। पादप कोशिका में ही सेल वॉल पाई जाती है और पादप कोशिका में ही सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और एक मोटी परत के रूप में होता है। अब करते हैं बात इसके कार्य की कि सेल वॉल का कार्य क्या था। तो सेल वॉल का कार्य होता है कि ये सबसे भारी आवरण होता है, इसलिए ये कोशिका को जो उसके बाहर के आघात होते हैं उनसे रक्षा करते हैं, यानी कि आणविक आघातों से इसकी रक्षा करते हैं। तो इसका कार्य होगा कि बाहरी आघातों से सेल की रक्षा करती है। तो थर्ड पॉइंट इसका ये हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट होगा कि जो सेल वॉल होती है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये एक मृत अपारगम्य संरचना होती है। मृत अपारगम्य संरचना।
तो कोशिका भित्ति में इतने ही पार्ट है। सबसे पहले तो ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। दूसरा कि ये सेलुलोज की बनी होती है जो कि केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। तीसरा, ये कोशिका को बाह्य आघातों से रक्षा करती है, यानी कि आणविक आघात जो होते हैं उनसे कोशिका की रक्षा करती है। ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है और ये बाहरी आवरण होने के साथ साथ ही कोशिका की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। दूसरा कि यह मृत एक पारगम्य संरचना होती है जो कि कोशिका के सबसे बाहर की ओर उपस्थित होती है। अब सेल वॉल में हमारे इतने ही पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि कोशिका झिल्ली की बात करते हैं हम। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होती है, लेकिन यह किसकी बनी होती है? यह प्रोटीन और वसा की बनी होती है। प्रोटीन तथा वसा मिलकर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। ये कोशिका के बाहर एक झिल्ली के रूप में घिरी होती है। बाहर झिल्ली के रूप में एक संरचना पाई जाती है जिसे कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की कार्य की। तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कोशिका तथा उसका जो बाहरी माध्यम होता है उनके बीच आणविक गतिविधियों को ये नियंत्रित करती है। जैसे कि आप मान लीजिए ये है कोशिका और ये है इसका केंद्रक, ये है कोशिका द्रव्य, इसके चारों ओर होती है झिल्ली के रूप में सेल मेम्ब्रेन और इसके चारों ओर होती है मोटी परत जिसे कि हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ से आते हैं अणु, जो आणविक होते हैं, जो अणु होते हैं उनकी गतिविधियों को ये नियंत्रित करती है। तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? आणविक गतिविधियों को नियंत्रित करना। कोशिका तथा कोशिका के बाहरी माध्यम के बीच जो आणविक गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर इतने ही पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। तो नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने और इसे नामकरण किसने किया था? इसे नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो थे दोस्तों सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो 2 पॉइंट इसके अंदर हो गए कि खोज तो अल्टमान ने की थी और इसका नामकरण किया था सी बेंडा ने। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस भी आप बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे सांस लेने में सहायता करते हैं। तो वही श्वसनीय एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो अब जो श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं इनके कारण क्या होता है? इनके कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जब होता है तब निर्माण होता है एटीपी का, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। पूरी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी को उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं और जब श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहा जाता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होती है? ये दोहरी झिल्ली की होती है, यानी कि इसके चारों ओर दोहरी परत पाई जाती है।
और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? तो और इसकी शेप क्या होती है? तो इसकी शेप होती है गोलाकार या अंडाकार भी हो सकती है। तो इतना हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले तो इसकी खोज अल्टमान ने की थी, इसका नामकरण किया था सी वेंडा ने, और इसे शक्ति केंद्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है, जिससे ऊर्जा का परिवहन होता है। यह दोहरी परत होती है, यानी कि इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये गोलाकार होती है और अंडाकार भी हो सकती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। तो अब आता है 3 कोशिकांग पढ़ने के बाद चौथा कोशिकांग लवक। सबसे पहले तो इसमें पॉइंट आता है कि यह दोहरी परत का होता है, यानी कि इसके चारों ओर जो होती है वो दोहरी परत पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। वैसे तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वो राइबोसोम करता है, लेकिन कुछ मात्रा में प्रोटीन संश्लेषण लवक भी करता है। तो इसलिए इसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है अवर्णी, दूसरा होता है वर्णी और तीसरा होता है हरित लवक। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अवर्णी क्या होता है? अवर्णी तो वो होता है जो जैसे पौधे होते हैं, तो उनका जो पौधे के जो पार्ट्स होते हैं जिन पर जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रॉपर्ली नहीं आ पाता, जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवर्णी। अब आप सोच के देखिए कि सूर्य के प्रकाश से वंचित कौन रह सकता है? पौधे का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता? तो जो भूमिगत पार्ट होता है पौधे का, यानी कि जो भूमि के अंदर होता है, जैसे जड़ होती है या फिर कंदमूल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वही पार्ट जो होता है वो जिसके ऊपर सूरज का प्रकाश नहीं आ पाता, उसे ही क्या कहते हैं? अवर्णी। और एक पॉइंट और होता है इसमें कि अवर्णी जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं पाया जाता। तो जो अवर्णी होते हैं वो क्या होते हैं? रंगहीन। और ये कौन से पार्ट होते हैं? तो ये पादप के भूमिगत पार्ट होते हैं, जिनके ऊपर प्रकाश जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आ पाता। भूमिगत पार्ट कौन कौन से? जैसे जड़। और तीसरा पॉइंट ये कि इसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होते हैं। इसके अंदर रंगहीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं मिल पाता। सूर्य का प्रकाश जो है वो पौधों के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्णी। अब बात करते हैं वर्णी की। तो ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? जैसे अवर्णी तो रंगहीन है, तो वर्णी हो जाएगा रंगहीन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रंग पाए जाते हैं। अब आप रंग कोई भी हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकते हैं, तो कोई भी रंग हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन से पौधे के पार्ट्स होते हैं। तो इनको जो पार्ट्स से जिनको प्रकाश अच्छे से मिल पाता है, यानी कि प्रॉपर्ली मिल पाता है सूरज का प्रकाश जो है, तो उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? वर्णी। अब जो ये कोई भी कलर के हो सकते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको सूर्य का प्रकाश मिल पाता है? तो जो फल हैं, जो बीज हैं, पुष्प हैं, उनको सूर्य का प्रकाश मिल पाता है। तो कौन कौन से पार्ट होंगे? पुष्प, फल, बीज, ये जो पार्ट्स होते हैं उनको सूर्य का प्रकाश मिल पाता है, इसलिए इन्हें वर्णी कहते हैं और ये रंगीन होते हैं। अब आपको पता होगा कि पुष्प कोई भी कलर के हो सकते हैं, फल भी कोई भी कलर के हो सकते हैं, बीज भी हो सकते हैं, इसलिए इनमें कोई भी कलर पाया जाता है। अब लवक का हम लास्ट एंड थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है हरित लवक। तो हरित लवक पाया जाता है पत्तियों में। हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो वो है
पत्तियाँ। तो हरित लवक से आप इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कौन सा कलर पाया जाता है, हरा कलर, यानी कि ग्रीन कलर जो है वो हरित लवक में पाया जाता है। हरा कलर इसमें क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होने के कारण जो पादप की पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की पाई जाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। तो मैग्नीशियम धातु और क्लोरोफिल के कारण हरा कलर पत्तियों के अंदर होता है। अब आपने कई बार ये भी देखा होगा कि पौधे की पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती है, यानी कि पीले कलर की हो जाती है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर सबसे पहले तो क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, इसलिए क्या होगा, पौधों की पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएगी। उसके बाद क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें उपस्थित होगा। तो क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो इसमें होता है ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। तो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन होने के कारण पौधे की पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती है। अब मैंने आपको पादप के कुछ पार्ट्स बताए जो कि इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। अवर्णी में मैंने बताया कि जो जड़ होती है, कंदमूल होती है, वो अवर्णी के अंदर आती है। दूसरा कि मैंने बताया कि जो पुष्प होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं, वो वर्णी के अंदर आते हैं और ये कोई भी कलर के हो सकते हैं। पादप, तीसरा मैंने बताया कि पादप की जो पत्तियां होती है वो होती है हरित लवक में, क्योंकि इनमें हरा कलर पाया जाता है। तो अब सबसे पहले तो ये कि पादप का ऐसा कौन सा पार्ट मैंने छोड़ दिया है जो कि इसके कोई भी पार्ट्स के अंदर नहीं है, तो वो है तना। तो पादप का जो तना होता है तो वो बताइए कि कौन से, इन तीनों में कौन से लवक में आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो तना होता है वो आता है वर्णी में। क्यों? क्योंकि वर्णी जो होता है उसको प्रकाश, सूरज का प्रकाश मिल पाता है, इसलिए ये रंगीन होते हैं। और जो तना होता है वो भी यहीं पे उपस्थित होता है, इसलिए फल, बीज और पुष्प के साथ साथ तना भी आएगा जो कि किसमें होगा, वर्णी में। अब लवक हमारा यहीं खत्म होता है। तो लवक के बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लवक के बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन है वो है लाइसोसोम। इसे हिंदी में भी लाइसोसोम ही कहते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे दोस्तों डी डुवे। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट 1-2 बार याद करने के बाद आपको याद हो जाएगा कि लाइसोसोम की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डी डुवे। लाइसोसोम कौन सी आकृति का होता है, तो लाइसोसोम होता है गोलाकार झिल्ली नुमा संरचना होती है। कोशिका में गोलाकार झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसके अंदर लाइसोसोम उपस्थित होता है। यानी कि कोशिका के अंदर ये गोलाकार झिल्ली नुमा संरचना है। इसके अंदर लाइसोसोम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में उपस्थित होगा। तो लाइसोसोम जो होता है वो गोलाकार झिल्ली नुमा संरचना के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम जो होता है उसे और क्या कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग्स, भी लाइसोसोम को कहते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अब आपसे सोच रहे होंगे कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लाइसोसोम के ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कैंसर जनन में सहायता करते हैं। यानी कि जो कैरेसोजेनेसिस होता है बॉडी के अंदर उसमें लाइसोसोम सहायता करते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल सेल होती है वो कैंसर सेल में बदल जाती है। और कैंसर सेल का आपको पता है इतना इलाज हमारे इंडिया में नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों की कैंसर के कारण मौत होती है। इसलिए जो सुसाइड बैग्स है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसमें सहायता करते हैं,
ये कैंसर जनन में सहायता करते हैं। लाइसोसोम के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो कैंसर जनन में सहायता करते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल सेल होती है वो किस में चेंज हो जाती है? तो नॉर्मल सेल चेंज हो जाती है कैंसर सेल में, जिसके कारण क्या होती है? आदमी मर जाता है। तो अब जब आदमी मर जाएगा तो इसीलिए इसे सुसाइड बैग्स कहते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर इतना ही, क्योंकि आपका ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम में है वो नॉर्मल पॉइंट्स आते हैं। जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे कि लाइसोसोम है तो उसकी खोज किसने की, अब इसे सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, तो बस ये नॉर्मल चीज़ें ही पूछते हैं, इसलिए हम इसे ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम के बाद आता है गोल्जी बॉडी। जिसे हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो होगा गोल्जी बॉडी। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी खोज की। तो जो गोल्जी बॉडी है उसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। देखिए दोस्तों, जो और ऑर्गन्स होते हैं जैसे लाइसोसोम का मैंने आपको डिस्कवरी बताई, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी बताई, तो उनकी ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन जो एक तो गोल्जी बॉडी और एक जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं। तो आपको बेहतर यही होगा कि आप इसे नोट कर लें। तो जो गोल्जी बॉडी है उसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और कब की थी? तो वो की थी 1831 के अंदर। तो आप ये नोट कर ले तो बेहतर होगा। गोल्जी बॉडी जो होती है वो पादपों में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। जैसे लाइसोसोम एक कोशिका झिल्ली से एक झिल्ली होती है, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, वैसे ही गोल्जी बॉडी पादपों के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। तो जब गोल्जी बॉडी पादपों में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो एग्जाम के अंदर आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? तो डिक्टियोसोम कहते हैं गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी के कार्य की कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो क्या कार्य करता है। तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति और सेल प्लेट, तो कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या हो गया? कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना, ये इसका कार्य हो गया। तो आज की क्लास दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सेल ऑर्गन पढ़े। सेल ऑर्गन में हमने कौन कौन से ऑर्गन पढ़े? तो सेल वॉल हमने पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, लवक पढ़े, लाइसोसोम पढ़ा और लास्ट में क्या पढ़ा? गोल्जी काय। तो इसके जो आगे के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक बने रहिए तरुणा पब्लिकेशन के साथ। धन्यवाद।